नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सबसे पहले बात सवर्ण आरक्षण की। तो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण क्या सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? इस पर चर्चा से पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आरक्षण पाने की शर्तें क्या है और किन किन को आर्थिक आधार पर यह आरक्षण मिलेगा। पूरी आबादी आएगी आरक्षण के दायरे में। 95% लोग होंगे आरक्षण के दायरे में। जाति के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण। अगर सरकार का दाव सही पड़ गया और संसद में 10% आरक्षण की राह निकल गई तो करीब करीब हर परिवार को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण के दायरे में 95% परिवार आ जाएंगे। ये कैसे संभव है, समझने के लिए पहले ये देख लीजिए आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए क्या आधार बनाए गए हैं। जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, जिनके पास नगर निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, जिनके पास नगर निगम की 209 गज से कम की गैर अधिसूचित जमीन हो। आर्थिक आधार पर आरक्षण के तहत सभी धार्मिक अल्पसंख्यक भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन जो लोग अभी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इस तरह से ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए जो आधार तय है उसी आधार की वजह से 95% लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। आइए देखते हैं पहले आय के आधार पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनएसएसओ की रिपोर्ट की माने तो 95% आबादी की आय 8 लाख से कम है। एनएसएसओ सर्वे 2011-12 के मुताबिक प्रति महीने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 2625 रुपए है। एनएसएसओ सर्वे 2011-12 के मुताबिक प्रति महीने शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 6015 रुपए है। सरकारी आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख सालाना बताई गई है, यानी परिवार में 5 लोग भी कमाते हैं तो सालाना आय 6.25 लाख की होगी। 2.3 करोड़ लोगों ने ही अपनी आय 4 लाख से अधिक बताई है, यानी 2 लोग भी कमाते हैं तो 1 करोड़ परिवार ही 8 लाख आय वाले वर्ग में आएंगे। 1 करोड़ परिवार भारत की आबादी की महज 4% है। अगर आय की जगह जमीन और घर को आधार बनाया जाए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में 86.2% लोग 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन के मालिक हैं। एनएसएसओ रिपोर्ट 2012 के अनुसार धनी माने जाने वाली 20% आबादी के घर का साइज 45.99 स्क्वायर मीटर से कम है। मतलब साफ है, 500 स्क्वायर फीट से भी छोटे घरों में भारत की बहुमूल्य आबादी रह रही है। घर और जमीन के आधार पर भी 80 से 90% आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाएगी। यानी साफ है, बीजेपी ने घर घर मोदी का जो नारा दिया था वो घर घर आरक्षण के जरिए पूरा करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब आपको बताते हैं देश में क्या कुछ है आरक्षण देने की मौजूदा व्यवस्था और कैसे लागू हो पाएगी आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण की व्यवस्था। आर्थिक आधार पर आरक्षण के मोदी सरकार के दांव ने देश में सियासी हलचल मचा दी है। काफी वक्त से सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग हो रही थी। सरकार का ये फैसला अगर कानून बन जाता है तो देश की लगभग 95% आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाएगी, लेकिन इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन कराना होगा। मौजूदा वक्त में देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो देश में संवैधानिक रूप से अभी 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है। संविधान की धारा 15 और 16 के तहत आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें ओबीसी के लिए 27%, एससी 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई भी राज्य 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता। 6 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में साफ कर दिया था कि अनुच्छेद 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 27 अप्रैल 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि संविधान में आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस हालात में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के लिए सरकार को संविधान में संशोधन कराना होगा। लेकिन सवाल है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा? सबसे पहले सरकार को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण वाला बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास कराना होगा। लेकिन दोनों ही सदन में इस बिल को कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 348 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो 10% आर्थिक आरक्षण बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में कम से कम 163 सदस्यों का समर्थन चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की मौजूदा स्थिति के मुताबिक दोनों ही सदनों में इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए। लेकिन सिर्फ संसद में पास हो जाने से ही आर्थिक आधार पर आरक्षण कानून नहीं बन जाएगा, बल्कि दोनों सदनों की मुहर लगने के बाद इस विधेयक को देश की 14 राज्यों की विधानसभा से भी मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी से ये विधेयक कानून बनेगा। तब देश में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाएगी। तो यह है वो प्रक्रिया जिसके तहत देश की एक बड़ी आबादी को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो लोकसभा में आरक्षण पर बहस भी हो रही है और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं भाजपा प्रवक्ता और रवि सक्सेना जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रजनीश जी, स्वागत करता हूं आप सभी का। रजनीश जी, सवाल पहला आपसे होगा कि आरक्षण पर बहस इस वक्त चल रही है और तरह तरह के, हालांकि बड़े संयमित होकर बयान भी कई पार्टियों के आ रहे हैं। क्या लग रहा है? एक तरीका भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को ठीक चुनाव से पहले इसकी याद आ रही है, ये एक आरोप के साथ हामी हालांकि बाकी पार्टियां भी भर रही हैं। देखिए, चुनाव गुजरे हुए, परिणाम आए हुए महज 15 दिन 20 दिन भी नहीं हुए, तो इतने जल्दी सरकार कोई तैयारी नहीं करती। ये लगभग 2-2.5 साल से तैयारी चल रही है। इसका आकलन, विमर्श, तमाम प्रकार के आर्टिकल्स आपने भी देखे होंगे कि कई समाचार पत्रों में आर्थिक आधार पर आरक्षण की तैयारी में मोदी सरकार है, इस प्रकार की खबरों के साथ में मीमांसा भरे आए हैं। सबने पढ़े हैं, सबने देखे हैं। हालांकि ये बात सही है कि चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे और उसके बाद में इस प्रकार का निर्णय आना कई लोगों के नजरिए से हो सकता है कि वो उसको उस दृष्टि से देखें। उनका अपना सोच है, विचार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से इसकी तैयारी की हुई थी और वो विधेयक संविधान संशोधन के रूप में सबके सामने आया है। हमारे केंद्रीय मंत्री, सरकार के केंद्रीय मंत्री ने उसको आज सदन के पटल पर रखा है और मुझे लगता है कि बाकी सभी दल इस पक्ष में अपना मतदान करेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन होकर यह आरक्षण का प्रावधान, जो अनारक्षित वर्ग है, जिसको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, वो इस दायरे में आएगा और एक बहुत बड़ा वर्ग जो केवल और केवल जाति के कारण वंचित रह जाता है, वो लाभान्वित होगा और ये प्रशंसनीय है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कारगर सिद्ध होगा। ये 10% आरक्षण के बाद रजनीश जी कहा जाता है कि कांग्रेस के टाइम ही सिफारिश हो गई थी, हालांकि कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया था या लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई। देखिए, ये जिस प्रकार से बार बार कहा जाता है कि 91 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के दौरान इस बिल को लाने का प्रयास हुआ था, लेकिन संविधान में संशोधन उन प्रावधानों के तहत नहीं हो पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 50% तक के रिजर्वेशन में दखल ना देने की बात कही है और उसमें दखल देने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। उसके बाद जो तमाम प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट रहे हैं पिछले सालों में, उसके आलोक में, उसको मद्देनजर देखते हुए भी और सुप्रीम कोर्ट का या कानून का
संविधान का क्या पक्ष है वो जानते समझकर इस पूरे विधेयक को लाया गया है। संशोधन विधेयक है और मैंने कहा कि ये सभी पक्षों को जानकर लाया गया है, इसलिए कहीं कोई चुनौती सुप्रीम कोर्ट में मिलने वाली भी नहीं है। रवि जी, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे सभी कह रहे हैं कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है लोकसभा के पहले, क्या वाकई मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस भी मान रही है? नहीं, देखिए अभिषेक, कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया है और ये 1991 में नरसिम्हा राव जी लेके आए थे और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न डाउन किया था। आर्टिकल 15 और 16 जो संविधान की दो आर्टिकल हैं, इसमें हमको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर इस को हम अमली जामा पहना सकेंगे। किंतु जो अभी सामने स्थिति परिस्थितियां हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो अभी तक 10 करोड़ नौकरियां होना चाहिए थी। 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि वो आरोप आप जरूर लगाइएगा, पर क्या ये बीजेपी को यहाँ मिल रही है, आप लोग मान रहे हैं, आप बात रखिएगा, आप इसे मानते हैं क्या ऐसे नुकसान कांग्रेस को या विपक्ष को होगा? उत्पीड़न के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति राष्ट्र और समाज के विभिन्न संस्थानों द्वारा सिस्टमेटिक तरीके से भेदभाव और उपेक्षा की जाती है। उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से भी अध्यक्ष महोदया उन्हें बराबर रोका जाता है। मैं यह भी कह सकता हूं कि यद्यपि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान सरकार इन अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन इन देशों में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विगत वर्षों में हिंसा के शिकार हुए हैं। इन आइडेंटिफाइड अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारत के अलावा कहीं और आश्रय लेने अथवा अस्थायी रूप से रहने की कोई गुंजाइश नहीं है अध्यक्ष महोदया। इसलिए हमारी सरकार ने इन समुदायों के माइग्रेंट्स को प्यूनिटिव लीगल एक्शन से प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए 2015 और 2016 में ही आदेश जारी कर दिए थे। हमने भारत में आने और यहां लंबे समय तक उनके स्टे करने को भी रेगुलेट किया। उन्हें भारत में लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करने के लिए भी इलिजिबल बनाया गया है। इन परिवर्तनों के बावजूद अध्यक्ष महोदया, यह सारे अल्पसंख्यक लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सिटीजनशिप लॉ के अंतर्गत इलीगल माइग्रेंट माना जाता है। आज इस संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के बाद ऐसे माइग्रेंट सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे और उनके आवेदन पर जो निर्धारित प्रोसेस है उसके अनुसार आवश्यक जांच पड़ताल के बाद राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिकता प्रदान करने का भी निर्णय कर लेगी। हम इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के मामले में इस वक्त खबर भोपाल से, जहां दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला है। दिग्विजय सिंह ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह को बताया कुर्सी का लालची, शिवराज कुर्सी के लालची हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग पर विधायकों की किडनैपिंग का आरोप लगाया। विधायक बैजनाथ कुशवाहा की किडनैपिंग का आरोप लगाया। विधायक को 100 करोड़ का लालच देने का भी आरोप लगाया है। नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग के खिलाफ सबूत होने का भी दावा किया है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह का बयान, शिवराज सिंह कुर्सी के लालची हैं और उसके अलावा आपको बता दें कि आरोप लगाया है दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग पर कि विधायकों की किडनैपिंग उन्होंने की है। विधायक बैजनाथ कुशवाहा की किडनैपिंग का आरोप लगाया है। 100 करोड़ का लालच दिया है विधायकों को देने का, यह आरोप भी दिग्विजय सिंह ने लगाया है। जी, महामहिम से भेंट की सभी विधायकों ने, सम्मानित को, और ज्ञापन दिया है उनको हमने, जो आपको बताया था कि संवैधानिक संस्था का असंवैधानिक रूप से अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। हमने मांग भी की है उनसे कि किसी एक पर्यवेक्षक को बनाएं जो कि इस प्रक्रिया को पूरी कराए जो असंवैधानिक रूप से कराई गई है।
और उसके बाद हमने तय किया है कि इसके संवैधानिक पहलुओं पर भी हमें विचार करना चाहिए, विधिवेत्ताओं से राय लेना चाहिए कि न्यायालय में जा सकते हैं। 3 बजे से अभिभाषण राज्यपाल के शामिल होंगे? नहीं होंगे। सर, दिग्विजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी विधानसभा में और आरोप लगाए कि बैजनाथ कुशवाहा को आपने और विश्वास सारंग ने मिलकर 100 करोड़ का ऑफर दिया है सरकार। अगर उन पर है तो उनकी सरकार है, वो कानूनी कार्रवाई करें। वो क्यों बार बार ऐसा कह रहे हैं? उनकी सरकार है और वो आए। लगातार कई दिन से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह की प्रलाप को बंद करना चाहिए। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, बड़ा और गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया और सबूत होने की भी बात कही। क्या कोई सबूत या कोई नाम सामने लाया दिग्विजय सिंह ने? जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह का ये दावा है कि उनके पास वो तमाम सबूत है जिससे साबित होता है कि पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने विधायकों की किडनैपिंग करने की कोशिश की थी और उन्होंने साफ तौर से यह आरोप भी लगाया। ऐसे व्यक्ति को विपक्ष का नेता चुना गया, मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, ये कई लोग कहते हैं लंगड़ी लूली सरकार है, अल्पमत की सरकार है। अरे अगर अल्पमत की सरकार है तो ये माननीय महामहिम राज्यपाल जी के निर्णय की चुनौती है कि कैसे अल्पमत की सरकार को उन्होंने पदारूढ़ कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी को माफी मांगना चाहिए महामहिम राज्यपाल जी से कि उन्होंने बहुमत की सरकार को अल्पमत के रूप में जो कहा है, उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी की अवमानना की है। उनसे माफी मांगना चाहिए। बाकी हम लोग सब आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे जो कहना था मैंने कर लिया। प्रश्न जी हाँ, आप क्लिप की क्यों बात करते हो? अरे हम तो आपको उनके लोगों खड़ा कर देंगे सामने, विधायकों को। हाँ था, मंत्री बन जाओ, पैसा ले लो, चलो हम जी हाँ कांग्रेस के निर्दलीय में उनको खड़ा कर दूंगा आपके सामने, आप जब चाहेंगे। 100 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़। श्री बैजनाथ कुशवाहा से उन्हें ले जाया गया। नारायण त्रिपाठी जी ने उन्हें के पास मैसेज भेजा और उन्हें 10 किलोमीटर दूर ले जाकर एक ढाबे पर नरोत्तम मिश्रा जी और विश्वास सारंग जी ने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि 100 करोड़ ले लो, चार्टर प्लेन तैयार है, चलो हमारे साथ तुम्हारी बात कर देते हैं, सरकार गिराओ और मंत्री बनो। FIR दर्ज कराएंगे सर? तो इन चीजों में FIR दर्ज नहीं होती महाराज। ये शिवराज हम नहीं है महाराज। उनकी संख्या भी बता देंगे और नाम भी बता देंगे। हाँ बताइए। शिवराज सिंह चौहान अभी पैदल मार्च करते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि अगर आपके पास संख्या बल होता, बहुमत होता, तो आप स्पीकर के चुनाव में इस तरह नहीं करते, एक तरफा कार्रवाई। अच्छा, आपने देख लिया इस बार फिर शिवराज सिंह चौहान जी पचा नहीं पा रहे हैं। जनता ने हरा दिया, अब भाजपा विधायक दल ने भी हरा दिया। उनका नुमाइंदा श्री राजेंद्र शुक्ल जी विपक्ष के नेता नहीं बन पाए, दुखी है। अब बहुमत, हम सदन में डिवीजन हमने इसलिए मांगा, 120 प्लस प्रोटेम स्पीकर 121, ये बहुमत है कि अल्पमत है? तो फिर शिवराज सिंह चौहान साहब थोड़ा धीरज रखो। मैंने भी 10 साल की मुख्यमंत्री पद छोड़ के ऐसा मैंने बर्ताव नहीं किया जैसा कि शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। क्यों इतना परेशान हो, इतने दुखी क्यों हो? सत्ता आती है जाती है, क्यों इतने विचलित हो? विचलित है विचलित शिवराज सिंह चौहान। सर मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये कि जब आपके पास 120 थे, आपको मिले भी हैं, तो फिर ये जो उनका प्रस्ताव था वो करके और कुछ देखिए, आप नियम बड़ा साफ है, नियम साफ है। पहला प्रस्ताव आ गया, उसका निराकरण जब तक नहीं होता है तब तक दूसरा प्रस्ताव आता नहीं है। चूंकि चारों प्रस्ताव एक से थे इसलिए उनको लिया गया,
इसमें कहीं नियम के विरोध काम में नहीं हुआ है। आपने डिप्टी स्पीकर की बात कही है कि पटवा जी ने शुरुआत की थी, अब क्या लगता है कि आप इस तरह कुछ पहल कर सकते हैं? ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, मेरा इस क्षेत्र नहीं है। सर, अभी कुछ रास्ता बचा है बीजेपी के पास में, अध्यक्ष जी बन चुके हैं, उसमें कुछ इवेंट बर्ड्स तो नहीं बचे? किस बात का रास्ता? नहीं, गवर्नर हाउस में कंप्लेंट। हाँ, तो क्या करेंगे? नहीं, कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है आप बताएं, आप राय दे दें। नहीं, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मैं तो अनभिज्ञ हूँ। विपक्ष ऐसा है, सदन ही सर्वोपरि है, सदन में वोटिंग हुई, इसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम फिर से डिवीजन ऑफ वोट्स की डिमांड करेंगे। भाई, अध्यक्ष का पद का चुनाव हो गया, डिवीजन में उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया, वॉकआउट क्यों किया? 2 मिनट तक घंटी बजती रही, जब घंटी बज रही थी वो यहां मौजूद थे, तो क्यों चले गए? मतदान में भाग लेना चाहिए था। आपने कहा 121, आपके पास 121 है, क्या ब्लैकमेलिंग कितनी चल रही है सर? बार बार मंत्री पद के लिए बहुत दावे हो रहे हैं लगातार, क्या स्थिति? ये आपकी खबरें हैं। मैं और कांग्रेस पार्टी सदैव से इस बात को कहती रही है कि जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों को आरक्षण मिलता है, वहीं अनारक्षित वर्ग के गरीब परिवारों के लिए भी कुछ सुविधा होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन फिर ये जुमला है क्योंकि मैं बताता हूं आपको, 16। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, बड़ा गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह जी ने लगाया है, विधायकों के पहले किडनैपिंग का आरोप लगा दिया और फिर लालच, 100 करोड़ का लालच देने का भी आरोप लगाया। देखिए, पहली बार नहीं लग रहा दिग्विजय सिंह जी, तीसरी बार पत्रकारों के सामने बता रहे हैं, और लगातार मैंने पहले भी कहा और कई दफे इस बात को कह चुका हूं कि निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी अपनी उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी ही पार्टी को दहशत में रखते हैं। डरा किसके नाम पर रहे? हम नेता प्रतिपक्ष का चयन क्यों करते? अगर हमें सरकार में जोड़ तोड़ जुगाड़ करके आना होता, हम तो पूरी नेता प्रतिपक्ष की कवायद, हमारी तारीख तय हुई, विधायक दल की बैठक हुई, नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ, फिर वो हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। हम तो इसी प्रक्रिया को अपनाते और जोड़ जुगाड़ करके सरकार बनाते। हम अपने मुख्यमंत्री, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो त्यागपत्र देने ही नहीं जाते। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जोड़ जुगाड़ करते क्या हम, या सरकार में आने के लिए करते? जरा ये सामान्य सा बुद्धि का सवाल है, राजनीतिक बुद्धि का सवाल है, वो अपना इंपॉर्टेंस। और आज भी देखिए, कोई संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह जी नहीं आए हैं, कमलनाथ जी नहीं आए पत्रकारों को बात करने, दिग्विजय सिंह जी आए हैं जो विधानसभा के सदस्य भी नहीं है। ज्ञान वो दे रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अरे ये तो संसदीय कार्य मंत्री बताएंगे, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे, या सरकार का कोई मंत्री भेजा हुआ मंत्री बताएगा पत्रकारों को, लेकिन इसके पूरे ब्यौरा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी रख रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को निश्चित तौर पर उपयोगिता सिद्ध कराने के लिए तुले हुए हैं। अपनी ही पार्टी को डराते हैं कि देखो भाजपा वाले आएंगे, सरकार बना के ले जाएंगे। इसलिए हमारा अपना एक स्थान है, और हर बार, और मैंने नहीं कहा, कई बार कांग्रेस के विधायक, आप मीडिया के सामने कह चुके, 3 विधायकों ने तो बाकायदा पत्रकार वार्ता करके दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में ये लगातार गलत प्रचार कर रहे हैं, उनको गलत सिद्ध कर रहे हैं। ये सबने देखा है, रवि जी बाकायदा पत्रकार वार्ता में कहा है। तो मुझे लगता है कि पत्रकार वार्ता की अपने पैंतरा है, और सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, करे कार्रवाई। और नाम सामने क्यों नहीं रख दे रहे? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, उन्होंने नाम रखा है, बैजनाथ जी का नाम रखा है सामने। किन विधायकों को लालच दिया गया, क्या सबूत है, वो सामने रख दें। जनता पार्टी, मैंने बताया ना, अभी दिग्विजय सिंह जी ने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत नहीं दिया, वो तो उन्होंने बोला है, ला कर किसी को खड़ा नहीं किया, कोई सबूत नहीं दिया। अभी बार बार ये मांग कर रही, बीजेपी बोल रही कोई सबूत नहीं है, सबूत ला के क्यों नहीं खड़ा कर दे रहे? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है, अभिषेक, आप बात समझ लीजिए, ये लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतंत्र के मंदिर की बात है। वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उस तरह की चीज़ों को कम से कम विधानसभा में तो नहीं किया जाता है। बाहर कभी होगा तो निश्चित रूप से रखेंगे, सामने लाएंगे लोग। नहीं, आरोप तो बाहर लगाया उन्होंने प्रेस वार्ता करके। बहुत अच्छी बात कही है।
नहीं, अभी उसमें थे विधानसभा में कही है ये बात उन्होंने, अभी बाहर प्रेस वार्ता की उन्होंने ना, ये बात हुई है, ये अभी वहां पर थे। वहां आरोप लगाए जा सकते हैं, सबूत नहीं दिए जा सकते। अंदर है वो जो जगह जहां पे खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आपको आरोप लगा दिया है, लोगों ने सवाल पूछा, उन्होंने बता दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब राज्यपाल महोदया ने निश्चित कर लिया कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है, हमारी सरकार बना दी, हमारे मंत्री बना दिए, सबको शपथ दिला दी, अब क्यों इतनी तड़प है शिवराज जी में? वह एकला चलो, ये जो अभी रजनीश जी कह रहे थे ना, ये केवल और केवल शिवराज सिंह जी की तड़प है। हर मोर्चे पे हार रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, दिल्ली वालों ने उनको वापस बेरंग लौटा दिया, फिर राजेंद्र शुक्ला का नाम बढ़ा लिया, फिर राजेंद्र शुक्ला को जब हटा दिया और गोपाल भार्गव जी को बना दिया, तो फिर इस तरह की काम करना चालू कर रवि दिया। जी, इस पर भी एक सवाल आपसे बनता है, सवाल वो आपसे जरूर करूंगा। घंटी बज रही थी, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटे।